वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर जिसमें बच्चे कहते हैं सच ये हो क्या रहा यार। ऐसे पड़ोसी जिनका घर की दीवार तुम्हारे घर की दीवार बिल्कुल मिली हुई हो, मतलब वो अपने घर में कील ठोकते हैं तो तुम्हें फील होता है कि भैया ड्रिल मशीन चल रही है बराबर। मतलब इधर अगर उन्होंने टीवी पे चला दिया कपिल शर्मा शो तो तुम्हें इधर आवाज आ रही है भाई साहब कि कपिल शर्मा कौन सा जोक मार रहा अभी। या मैं अगर खुद को एक शीशे के सामने खड़ा कर दूं तो शीशा हो गया इस साइड में हो गया, शीशे के दूसरी तरफ मेरा रिफ्लेक्शन बन गया। मैंने इस हाथ के ऊपर ये वाला हाथ रखा तो इसमें कौन सी चीज किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो जिसके ऊपर आ रही है। जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अंदर की तरफ एंगल आते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ एंगल आते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, और तुम लोगों के स्प्रिंट बैच में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है भाई तुम सबके। आई होप तुम लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी एंड आई होप तुम लोग अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे और अपना रिवीजन कर रहे होगे। आज का जो तुम्हारा स्प्रिंट बैच का लेक्चर होने वाला है तुम्हारे के स्क्वायर सर के साथ, उसमें हम डिस्कशन करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर जिसमें बच्चे कहते हैं सच ये हो क्या रहा यार, कहां से तुमने इसे इससे लाइन से इस लाइन को मिला के ये वाला एंगल निकाल दिया। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा दुखी होते हो उस चैप्टर में, लेकिन 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 मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये चैप्टर इतना इजी है कि अगर इस चैप्टर की तुमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली तो उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खाली तुम डायग्राम को देखकर सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस को खाली डायग्राम देखकर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है यार, लाइंस एंड एंगल पता है सबसे प्यारी चीज, इसीलिए इसमें 90% क्वेश्चन में तुम्हें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तुम्हें लिखना ना हो। ठीक है, इसके खाली क्वेश्चंस के डायग्राम देखकर आप आंसर निकाल सकते हो और आज हम देखेंगे ये चीज कि कैसे होता है ये। बस हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तुम लोगों को क्या करना होगा, मेरे साथ पूरे लेक्चर में बैठना होगा पेपर और पेन लेकर। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर मैं पढ़ने वाली बात करूं तो चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या क्या है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई, चैप्टर है अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी क्वेश्चन आएंगे, तुम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो नहीं रोक सकते तो क्या करेंगे, नहीं रोक सकते तो भैया इससे अच्छा है कि समझ लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। समझ लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आराम से 4-5 मार्क्स ये दे जाएगा, हो सकता है ज्यादा ही दे जाए। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कहानी कहां से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है लाइंस एंड एंगल में कि टॉपिक क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो टॉपिक अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल हमारे पास आते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, और तुम्हारा दूसरा है क्या, दूसरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि बात यह है कि इन्हीं दोनों पर बेस्ड तुम्हारी थ्योरम और एक्सियम तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। दूसरा आपके पास आता है लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन, लाइंस पैरेलल टू वन लाइन। ठीक है, अब तुम यहां पर देखोगे कि भैया तुम्हारा जब बहुत सारी लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल होती है तो क्या होता है। अब पॉइंट क्या है कि देखो ये वाले दोनों टॉपिक तो है डायरेक्ट, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों डायरेक्ट है, एक इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा ये वाला टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू वन लाइन या लाइंस पैरेलल टू अ लाइन, ठीक है, ये टॉपिक डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारा पैरेलल लाइन से। और प्रॉब्लम क्या है कि भैया देखो तुम लोगों के सिलेबस में से पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन की जो भी थ्योरम थी वो सारी की सारी हटा दी गई है। ठीक है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस की जो भी थ्योरम थी वो तुम लोगों के सिलेबस से गई है उड़ा। ठीक है, अब बात क्या है, ये वाली थ्योरम इन्होंने छोड़ दी है, लाइंस पैरेलल टू वन लाइन वाली थ्योरम इन्होंने छोड़ दी है। अब क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं इस वाली थ्योरम में से, क्वेश्चन आते हैं इस वाली थ्योरम में से, और भाई साहब इस थ्योरम से आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन खाली इस थ्योरम से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है,
उसमें इन सब की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ तो मेरे लाल, तो जब मैं तुम्हें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस की थ्योरम समझाऊंगा तो वहां पर कोई ये मत बोलना कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि जब ये वाली थ्योरम के क्वेश्चन तुम लोगों के सिलेबस में आएंगे तो वो खाली इस थ्योरम से सॉल्व नहीं होंगे। जब हम करेंगे क्वेश्चन तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। उसमें तुम्हें ये सारी थ्योरम जो कि तुम्हारे सिलेबस से उड़ा दी गई हैं, इनका इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। तो इन थ्योरम्स को हम प्रूव नहीं करेंगे, इन थ्योरम को खाली हम समझेंगे कि कहां जरूरत पड़ती है, कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। और बस उनसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। जो थ्योरम सिलेबस में उन्हें प्रूव कर लेंगे, ठीक है। बस ये वाली जो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं प्रूव कराऊंगा। बाकी ये वाली भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज पेपर में आती नहीं है, एग्जाम में आती नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बेसिक टर्मिनोलॉजी, हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ शुरुआत करेंगे। कभी कभी हो जाता है भाई, जैसे अभी टर्मिनोलॉजिस्ट हो गया था हमारा, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है, टंग ट्विस्टर जैसे वर्ड्स हैं इनके। हाँ जी, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स में जो ये लाइन है ये क्या होती है, ठीक है। लाइन क्या होती है, अब क्लास 9th के ही पिछले वाले चैप्टर में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में, जहां पर हमें बोला गया था कि भैया देखो एक ब्रेथलेस लेंथ जो होती है उसे हम लाइन बोलते हैं, उसे हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी लाइन की एक डेफिनेशन दी हुई है, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विद नो एंड पॉइंट्स एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन opposite direction. A line segment is a straight path with two end points. अब देखो यहां पर लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब लाइन क्या है, लाइन की कहानी ऐसी है कि भैया देखो लाइन होता है एक स्ट्रेट पाथ, ठीक है, जो कि अपनी दोनों साइड इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता है, ठीक है। अपने दोनों साइड इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता है, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक लाइन हो गई ए बी, ठीक है। तो ये अपने दोनों साइड क्या हो रहा है, इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है। ये दोनों साइड डैश डैश लगाकर एरो लगाने का मतलब क्या है, ये दोनों साइड डैश डैश लगाकर एरो लगाने का मतलब है कि ये इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रहा है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है दोनों साइड, ठीक है। हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। इसे डिनोट करने का तरीका होता है ए बी के ऊपर एक लाइन जो कि दोनों तरफ, मतलब जो भी लाइन का नाम है उसके ऊपर दोनों तरफ दोनों साइड एरो हेड्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, देखो लाइन सेगमेंट होता है लाइन का एक पार्ट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का एक पार्ट। यहां पर क्या होता है आपका, यहां पर होता है कि भैया देखो लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जहां पर आपका ये एक पॉइंट से शुरू होता है और दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाता है। क्या होता है भाई, एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाता है। लाइन के तो कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है, वो दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, लेकिन जो तुम्हारा लाइन सेगमेंट है वो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट करने का तरीका है जो भी लाइन का नाम है वो और ऊपर बार, बस, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि ये है लाइन सेगमेंट जो कि एंड हो रहा है, इसके दो एंड पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट जो है, जो लाइन है वो दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, इसीलिए तुम लाइन की जो लेंथ है वो नहीं डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लाइन की जो लेंथ है वो नहीं डिसाइड हो सकती है, क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो दोनों साइड इनडेफिनेटली या इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, तो इसी वजह से लाइन की लेंथ तो आपकी डिसाइड हो नहीं सकती। अब बचता क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक जगह से शुरू होता है दूसरी जगह खत्म हो जाता है। तो भैया तुम क्या कर सकते हो, यहां पर इंच टेप लगाई, यहां पर इंच टेप लगाई और इस पूरे लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो निकाल ली, है ना। तो जब आपके पास एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जब आपके पास एंड पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से लेंथ निकाल सकते हो। अब नीचे यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है, वी कांट मेजर लेंथ ऑफ ए लाइन एंड इट हैज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। मतलब कि आपके एक लाइन पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं और हम किसी भी लाइन की लेंथ जो है वो मेजर
नहीं कर सकते, ये तो हमें पता चल ही गया क्योंकि इंडेफिनेटली एक्सटेंड होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो मेजर हो सकती है। क्यों हो सकती है भैया, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि भैया लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास एंड पॉइंट्स अवेलेबल है, तो इसकी लेंथ जो है वो मेजर हो सकती है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई तो मुझे बताओ। लाइन सेगमेंट सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और टाइप का लाइन आती है और वो है रे, ठीक है। रे क्या है, रे जैसे कि तुमने सन रे का नाम सुना होगा, ठीक है, सन रे, ठीक है। सन रे क्या होती है भाई, सन रे होती है सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूरज से निकलने वाली किरणें, ठीक है, जो हमें अर्थ पर आकर रोशनी देती हैं, गर्मी प्रदान करती हैं, सर्दी में गर्मी का एहसास, ठीक है, वो वाला काम करती है, ठीक है। अब रे होती क्या है भैया, देखो एक सोर्स से निकल रही है और आगे इनफाइनाइटली बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि रे में क्या होता है, रे में तुम्हारा एक एंड पॉइंट होता है, या फिर मैं बोलूं कि एक सोर्स होता है जहां से वो रे निकलती है, ठीक है, जहां से वो निकलती है वो आपका सोर्स होता है या एंड पॉइंट होता है, और उसके बाद वो रे इनडेफिनेटली एक्सटेंड करती रहती है, ठीक है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है। तो ये बनती है तुम्हारी रे, ठीक है। ये क्या बनती है, ये बनती है तुम्हारी रे, ये हो गया बी, हाँ जी। तो ये हो गई रे ए बी, इसे डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, ए बी के ऊपर डैश, ठीक है, सिंगल साइड वाला, सिंगल एरो वाला। तो एक सोर्स से शुरू होगी और बाकी दूसरी डायरेक्शन में इंडेफिनेटली क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, यानी कि आपका रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। और ये भी भाई इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है एक साइड, तो इसकी भी लेंथ डिसाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इसकी भी लेंथ डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ इनडेफिनेटली एक्सटेंड करेगी। हाँ जी, तो लाइन सेगमेंट और रे सबको क्लियर हो गया, लाइन सेगमेंट और रे सबको क्लियर हो गया। चलो जी, अब इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन और हैं जो कि हमने लास्ट क्लास, मतलब जो हमारा लास्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वहां पर भी डिस्कस किए थे। क्या कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखो, अब आपके ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। अब जब मैं बात करता हूं मान लो दो पॉइंट्स की, तो दो पॉइंट्स तो यार एक लाइन में हो ही सकते हैं, दो पॉइंट्स तो तुम कहीं भी ले लोगे वो एक लाइन में होंगे ही होंगे, ठीक है, आराम से तुम दो पॉइंट से जाने वाली एक लाइन बना सकते हो। लेकिन कोलिनियर पॉइंट होते हैं या तो तीन या फिर तीन से ज्यादा, ठीक है, तीन या फिर तीन से ज्यादा। तो डेफिनेशन क्या है कोलिनियर पॉइंट्स की, तीन या फिर तीन से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो सिंगल लाइन से पास हो उन्हें हम बोलते हैं क्या, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। या फिर आप देख सकते हो थ्री or more points lie on the same line, then these points are known as collinear points. For example, मान लो हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं A, B, C और D, चार ले लिए हमने, ठीक है। अब ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये सिंगल लाइन से क्या हो रहे हैं, ये सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स हमारे सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, चारों के चारों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अगर मैं वहीं पर बात करता हूं आपकी, मान लो आपके पास एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, तीसरा पॉइंट है R और चौथा पॉइंट है S। तो अब ये देखो, ये चार पॉइंट्स जो हैं ये सिंगल एक लाइन पे तो लाई कर नहीं सकते। हो सकता है पी आर एक लाइन में लाई कर जाए, हो सकता है पी एस एक लाइन में लाई कर जाए, हो सकता है आर क्यू एस भी एक लाइन में लाई कर जाए, लेकिन चौथा पॉइंट तो अलग है। तो जब आपके चार पॉइंट, आपके तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स, कौन से, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं करते, एक लाइन पर नहीं आते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। The points which do not lie on the same line are known as non-collinear points. क्लियर हो गई बात। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी समझ में आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है कॉन्करेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो, आपके किसी सिंगल पॉइंट से होकर जाने वाली तीन या उससे ज्यादा लाइंस, ठीक है, मान लो तीन या उससे ज्यादा लाइंस किसी सिंगल एक पॉइंट से होकर जा रही हैं, ठीक है, तीन या उससे ज्यादा लाइंस किसी सिंगल पॉइंट से होकर जा रही हैं,
ठीक है, तो इन सारी लाइंस को आप क्या बोलोगे, जो ये एक सिंगल पॉइंट से होकर जाने वाली सारी लाइंस होती हैं, अगर 3 या उससे ज्यादा लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट से होकर जाएं तो उन लाइंस को हम बोलते हैं कोलिनियर लाइंस। ठीक है, अगर 3 या उससे ज्यादा लाइंस किसी एक सिंगल पॉइंट से होकर जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर लाइंस। ठीक है, सॉरी, कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines are said to be concurrent if all of them intersect at the same point। ठीक है, मतलब सेम पॉइंट पर अगर ये सारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये क्या हो जाती है, आपकी कॉन्करेंट लाइंस हो जाती है। या फिर अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी चीज है कि अगर एक पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से होकर जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अब कॉन्करेंट लाइंस के बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ऐसी दो लाइंस जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, ऐसी दो लाइंस जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि आपकी ये दोनों लाइंस है, मान लो एक लाइन हो गई आपकी ये पी क्यू और एक लाइन हो गई ये आर एस। ठीक है, तो अब पी क्यू और आर एस देखो तुम्हारे एक कॉमन पॉइंट ओ से होकर जा रही हैं, मतलब ओ जो है वो पी क्यू लाइन पर भी लाई कर रहा है और ओ जो है वो आर एस लाइन पर भी लाई कर रहा है, यानी कि ओ क्या है, ओ एक कॉमन पॉइंट है। तो जब आपकी दो लाइंस के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब दो लाइंस के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ जी, यहां तक की कहानी सबको समझ में आई, इंटरसेक्टिंग लाइन सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं, अब आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है हमसे। चलो, तो देखो ये तो हो गई लाइंस की कहानी और बेसिक डेफिनेशंस। अब चलते हैं एंगल्स के बारे में बात करने। तो एंगल्स क्या होता है, तो देखो भाई, जब आपकी दो रेज किसी एक सेम पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, जब आपकी दो रेज किसी एक सेम सोर्स से निकलती हैं या एक सेम एंड पॉइंट से निकलती हैं तो हमारे पास बनते हैं एंगल्स। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से आपकी ये दो रेज निकली, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो दो रेज निकली आपकी, इन दोनों के बीच में जो रोटेशन की वैल्यू है यही आपका क्या है, यही आपका एंगल है। ठीक है, या फिर आपने क्लास 9 इससे पहले पढ़ा होगा क्या, कि जब आप एक लाइन को एक पॉइंट से फिक्स करके, जब आप एक लाइन को एक पॉइंट से फिक्स करके रोटेट करना शुरू करते हो तो वो जो मेजर ऑफ रोटेशन आता है, ठीक है, जो वो मेजर ऑफ रोटेशन आता है उसे हम एंगल बोलते हैं। यानी कि मान लो ये वाली लाइन अगर मेरी है कौन सी, आपकी पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू को मैंने क्यू पर फिक्स कर दिया और उसके बाद रोटेट करना शुरू करा, तो रोटेट करने के बाद मान लो ये आर पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो रोटेशन का मेजरमेंट है, ये जो रोटेशन का मेजरमेंट है यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर तो सिंपल डेफिनेशन में लिखा हुआ है एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट्स। तो यहां पर आपकी दो रेज कौन कौन सी, आपकी पी क्यू और आर क्यू, दोनों के दोनों सेम एंड पॉइंट क्यू से पास हो रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो दोनों रेज मिलकर क्या बनाती हैं, जो दोनों रेज मिलकर एंगल बना रही होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि यहां पर तुम्हारी पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू और आर क्यू क्या बना रही हैं, दोनों मिलकर आपकी एंगल बना रही है, यानी कि पी क्यू और आर क्यू क्या हो गई, आर्म्स ऑफ एंगल हो गई। ठीक है, और जिस एक पॉइंट से दोनों जो आपकी आर्म्स है, या फिर मैं बोलूं कि दोनों जो रे हैं जो निकल रही हैं, जिस एक पॉइंट से दोनों रेज निकल रही हैं उस एक पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां पर आपका ये जो क्यू है ये हो गया ये वर्टेक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो यही चीजें यहां पर लिखी हुई है जो मैंने यहां पर तुम्हें समझाई है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया इतना सबको, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो एंगल्स की बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब
अब हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ठीक है, बहुत इजी है मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? क्यूट एंगल, बिल्कुल जैसे एक्यूट एंगल वैसे ही क्यूट एंगल, एकदम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लल्लू लल्लू से एंगल होते हैं ये, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और आपका 90 डिग्री से छोटी होगी, ध्यान रखना। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 89.9 डिग्री, ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर आएंगे? एक्यूट एंगल के अंडर आएंगे। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब कहां है? एक्यूट एंगल के अंडर है। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स आपके एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा कौन सा एंगल? राइट एंगल। तो जो भी एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, जो भी एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, वो आपका कौन सा एंगल होता है? वो आपका होता है राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल आपके होते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? देखो भाई, अभी 90 डिग्री तक की हमने बात कर ली, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे एंगल आपके एक्यूट एंगल, 90 डिग्री का एंगल आपका राइट एंगल। अब 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं, ठीक है, जो ये तुम्हारे 90 डिग्री से बड़े एंगल है, ठीक है, और तुम्हारे 180 डिग्री से छोटे एंगल है, एग्जैक्टली 180 डिग्री से छोटे एंगल है, ये सारे के सारे तुम्हारे ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाते हैं। मतलब कि 91 डिग्री या 90.8 डिग्री, ठीक है, या फिर तुम्हारा 79.8 डिग्री, 145 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री से छोटे वाले सारे के सारे, ठीक है। यानी कि 175 डिग्री, 165 डिग्री, ये सब क्या है? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, सॉरी, ये ऑब्ट्यूस एंगल्स है। ये क्या है? ये ऑब्ट्यूस एंगल्स है। अब चौथा आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अभी तक 180 डिग्री से छोटे एंगल्स की बात करी थी, अब 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट एंगल होता है तुम्हारा 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अभी तक हम कहां की बात कर चुके हैं? आपका 180 डिग्री तक के एंगल्स की बात कर चुके हैं। एक्यूट एंगल होते हैं आपके 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से छोटे। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अब आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि क्या होता है? जो कि होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे एंगल को आप बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल। और इसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हमारे टाइप्स ऑफ एंगल बस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल आपके 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से छोटे, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। आपका ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल। और आपका लास्ट में रिफ्लेक्स एंगल जो है वो क्या है? वो आपका 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी तो बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई। क्लियर है सबको? ये बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, आ गया सबको समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हमारे कुछ अलग टाइप के एंगल, जो कि हैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके अंदर क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर आते हैं वो एंगल्स जहां पर आपके यहां पर काउंट होते हैं 2 एंगल, यहां पर काउंट होते हैं 2 एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आते हैं वो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। मतलब ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री,
इन दोनों का अगर तुम सम करते हो तो 90 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सम पर 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, आपका 43 डिग्री और 47 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। तो 43 डिग्री और 47 डिग्री क्या हो गए? 43 डिग्री और 47 डिग्री आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। कैसे? आपके 43 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 47 डिग्री, क्योंकि 43 डिग्री में अगर आप 47 डिग्री ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ऐसे ही 47 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 43 डिग्री, क्योंकि 47 डिग्री में अगर 43 डिग्री ऐड कर दोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें तो आपके दो एंगल टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल आपका 155 डिग्री प्लस 25 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री और 25 डिग्री कितना हो जाएगा? 155 डिग्री और 25 डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो 150 डिग्री, सॉरी 155 डिग्री और 25 डिग्री का जो क्या है, 155 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 25 डिग्री, 25 का सप्लीमेंट्री एंगल है 155 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम आपस में कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका 132 डिग्री प्लस 48 डिग्री, इन दोनों का अगर आप सम लोगे तो कितना आएगा? ये भी आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 132 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 48 डिग्री और 48 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 132 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री हो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों सबको समझ में आ गए? अब देखो, अब इसी पर ही बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल नीड नॉट टू बी एडजेसेंट, मतलब आपके सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, और कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन एंगल A इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल B एंड एंगल B इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। मतलब कि जैसे कि मैंने यहां पर बोला था कि 43 डिग्री और 47 डिग्री जो है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 43 डिग्री जो है वो 47 का कॉम्प्लीमेंट है और 47 जो है वो 43 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये दोनों जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये एक दूसरे के ही कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सेम केस सप्लीमेंट में होता है कि 155 डिग्री और 25 डिग्री जो है वो क्या है? वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 155 सप्लीमेंट है किसका? 25 का, और 25 सप्लीमेंट है किसका? 155 का। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? जल्दी से मुझे यहां तक की कहानी बताओ, ये सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? बोलो बोलो, मन के राज खोलो खोलो, जल्दी से बताओ। चलो जी, अब इसी पर ही बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे एग्जाम में कुछ भी आए तो तुम टैकल कर सको और सॉल्व कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 40 डिग्री का और सप्लीमेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे, हमारे पास, हमें तो पता नहीं है 40 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है या कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करके चलेंगे, लेट complement of 40 डिग्री is x। तो देखो, अगर आपका x इसका कॉम्प्लीमेंट है
तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि आपका x एंड 40 डिग्री इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। हाँ जी 40 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना निकल कर आ गया x इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। ये लो भाई, तो यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना निकल कर आ गया, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल कर आ गया किसका, आपके x 40 डिग्री का कितना 50 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो वो भी यहीं पर एज्यूम कर लो, साइड में कर लेता हूं मैं, लेट y is supplement of meant of 40 डिग्री। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो आपका 40 डिग्री और y का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 40 डिग्री दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 140 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, आ गया सबको समझ में, क्लियर है सबको अच्छे से ये। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, फाइंड दी एंगल्स। तो हमें एक बोल रहा है कि हमारे दो एंगल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 है, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके यहां से इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। हो जाएगा क्या ये, बताओ जल्दी से, हो जाएगा क्या ये, जल्दी बोलो भाई, हो जाएगा क्या, इजी है बहुत ज्यादा, इजी है ये बहुत ज्यादा। देखो मैं बताता हूं क्या करना है, करना कुछ नहीं है हमें, हम पहले से ही एज्यूम कर लेंगे, लेट x and y are complementary angles, complementary angles and their ratio is 2:3, which means आपको क्या पता है, आपको पता है कि x रेशियो y जो है वो 2:3 है, 2:3 है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब बात क्या है कि जो रेशियो आपको गिवन है, आप रेशियो से कंपेयर करके डायरेक्ट, मान लो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर x की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करने को बोलूं तो तुम बोलोगे कि सर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 यहां से आ गई कंपेयर करने के बाद, y की वैल्यू 3 यहां से आ गई कंपेयर करने के बाद, लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम बिल्कुल गलत हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जब भी रेशियो को कंपेयर करके नंबर में बदलते हैं, हम जब भी रेशियो को कंपेयर करके नंबर में बदलते हैं तो उसमें हम अपने पास से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं मैं समझाता हूं अभी। तो देखो x रेशियो y का मतलब क्या है, x अपॉन y। ठीक है, यानी कि 2/3। तो तुम कह रहे हो कि यहां से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये है तुम्हारा x की वैल्यू है कितनी 4 और y की वैल्यू है 6, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू अगर 6 है तो उस केस में अगर तुम x अपॉन y निकालोगे तो कितना आएगा 4/6, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 2/3। हाँ जी, अगर तुम्हारी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है, तुम्हारी 6 है, तब भी तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है x अपॉन y की वो 2/3 आ रही है, तब भी तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है किसकी, x अपॉन y की वो 2/3 आ रही है। अगर मान लो मैं ऐसे ही क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं x की वैल्यू कितनी, आपकी 8 और y की वैल्यू 12, अब भी तुम x बाय y निकालोगे तो वो कितना आएगा 8/12। ठीक है, 4 2 8, 4 3 12। हाँ जी, अभी भी तुम्हारी वैल्यू 2/3 आ रही है।
तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ही होगी? क्यों x की वैल्यू 4 और 6 नहीं हो सकती y की वैल्यू, या x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, या तुम्हारी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि भैया x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो, ठीक है। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, रेशियो को जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम अपनी तरफ से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हुई भी तो तुम्हारी वेरिएबल की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर मान लो कुछ और हुई वैल्यू तो यहां पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी तुम्हारे पास। ये जो वेरिएबल है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी तुम्हारे पास। तो अभी जब तुम ये जो रेशियो है तुम्हारा x रेशियो y 2:3, तो जब तुम इसे कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालोगे तो वहां पर तुम अपनी तरफ से एक वेरिएबल लोगे। तो x की वैल्यू हो गई 2k, y की वैल्यू हो गई 3k, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 3k है। अब तुम्हें पता है कि x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि आपका 2k प्लस 3k इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री के, यानी कि आपका 5k इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री के। आपका 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, k इज इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री बाय 5, ठीक है। इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 4, तो 5 8 जा 40, तो k की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 18। अब k की वैल्यू आ रही है 18, ठीक है, k की वैल्यू आ रही है 18। अब ये k की वैल्यू उठाकर आप x में रख दो, आपके पास आपका एक वेरिएबल आ जाएगा, मतलब एक एंगल आ जाएगा, और y में रख दो तो दूसरा एंगल आ जाएगा। देखो भाई, ठीक है, ये पूरा का पूरा रफ है, ये पूरा का पूरा रफ है, ये केवल तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा रफ है, ठीक। तो मैं यहां पर अलग से सॉल्व कर देता हूं इसे, हाँ जी। तो x की वैल्यू है कितनी, 2k, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा, y की वैल्यू है 3k, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 18, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 54। कितना आ गया भाई, 54। अब तुम इन दोनों एंगल्स का सम भी देख लो, इन दोनों एंगल्स का सम देखोगे तो कितना होगा, 36 और 54, कितना हो गया 36 और 54 हो गया तुम्हारा 90, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों का रेशियो निकालोगे तो 36 अपॉन 54, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 36 अपॉन 54, तो 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 तिया 54, खत्म बात, 2/3, तो यानी कि 2:3। तो हमारे पास कितना आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका ऐसे दो एंगल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री और जिनका रेशियो 2:3 है, वो कौन कौन से आ गए, 36 और 54, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग एंगल, 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या होगा, देखो भाई 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, इसे थोड़ा तेज करूंगा मैं। सो लेट्स अज्यूम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 38 डिग्री इज x, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, तो यानी कि आपका 38 डिग्री और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो 38 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 3 5, 52 डिग्री। ये लो भैया, तो 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 52 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180 डिग्री 118 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनके सम कैसे हो, जिनके सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो 118 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है।
तो क्या होगा, लेट्स एज्यूम x इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 118, तो दोनों का सम कितना हो गया 180। 180 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 118, ठीक है। तो 10 माइनस 8 कितना हो गया, 10 माइनस 8 2, ठीक है। 7 माइनस 1 हो गया कितना 6, और ये आ गया आपका 62 डिग्रीज। कितना आ गया भाई 62 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हो गई 62 डिग्रीज, यानी कि 118 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा 62 डिग्रीज। क्लियर हो गई बात, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड विच एंगल इज, फाइंड विच एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन को जो जब तुम्हें करना हो ना, तो उसे प्रॉपर लिख लो। ये कह रहा है फाइंड द नंबर या फाइंड द एंगल विच इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा लिख लो इसे। लेट एज्यूम x इज द नंबर, लेट x इज एन एंगल एंड y is its कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। x तुम्हारा नंबर है, y जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, आपका जो एंगल है, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 ज्यादा है। हो गया काम खत्म। आपका जो एंगल है, जो कि एंगल है x, वो अपने किससे कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री ज्यादा है। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x जो है वो 20 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, इधर आ गया x माइनस 20 डिग्री। अब तुम्हें पता है क्या कि x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तुम्हारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, माइनस 20 डिग्री इधर जाकर प्लस हो जाएगा, x प्लस x हो गया 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, माइनस 20 डिग्री इधर जाकर प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2, इधर डिवाइड में आ जाएगा 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो गया 110 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। हाँ जी, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 35 डिग्री, है ना। तो अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा 55 डिग्री ऐसा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 डिग्री से 20 एक्स्ट्रा है, मोर देन 20 है। तो तुम्हारा काम हो गया, आंसर निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एंगल विच इज 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो वही काम करेंगे, लेट्स x इज द एंगल एंड y इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंगल जो है वो सप्लीमेंट से 36 डिग्री कम है, तो x इज इक्वल्स टू एंगल जो है वो सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम हो जाएगा, यानी कि y माइनस 36 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 36 डिग्री, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी x प्लस 36 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की जगह पर क्या रख दोगे, अपना x प्लस 36 डिग्री, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे, ये वाला जो है इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे, वर्बली पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है, चलो जी, अब जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कहानी है उसे हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हमारे पास शुरू होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, देखो भाई बहुत इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है, बस ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। तुम्हारे घर के आसपास पड़ोसी रहते हैं,
तुम्हारे घर के आसपास पड़ोसी रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, ऐसे पड़ोसी जिनका घर की दीवार तुम्हारे घर की दीवार बिल्कुल मिली हुई हो, मतलब एक ही दीवार है उनके घर की, तुम्हारे घर की एक ही दीवार है, मतलब वो अपने घर में कील ठोकते हैं तो तुम्हें फील होता है कि भैया ड्रिल मशीन चल रही है बराबर, ठीक है। ऐसे वाले पड़ोसी रहते हैं तुम्हारे घर के आसपास, हाँ जी बिल्कुल यही वाले पड़ोसी हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। मतलब जिनके घरों की एक दीवार बिल्कुल कॉमन है, मतलब इधर अगर उन्होंने टीवी पे चला दिया कपिल शर्मा शो तो तुम्हें इधर आवाज आ रही है भाई साहब कि कपिल शर्मा कौन सा जोक मार रहा है अभी, ठीक है, समझ रहे हो, वो वाला हाल है, ठीक। तो यही है आपका क्या, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल भी तुम्हारे यही वाले पड़ोसी हैं जिनमें एक दीवार कैसी होती है, कॉमन होती है, ठीक है, एक दीवार कैसी होती है, कॉमन होती है। अब एडजेसेंट एंगल में क्या, एंगल्स में दीवार तो होती नहीं है, क्या होती है, साइड्स होती है, हाँ जी। तो यहां पर भी दीवार नहीं होती, यहां पर भी एक साइड कॉमन होती है। आपके ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल, ऐसे दो एंगल बच्चों जो कि जिनमें एक साइड जो है वो कॉमन हो, एक आर्म जो है वो कॉमन हो, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। मतलब एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि यहां पर तुम देख सकते हो तुम्हारे पास दो एंगल है, एक है पी क्यू आर और एक है एस क्यू आर, और दोनों में जो तुम्हारी ये क्यू आर आर्म है वो कॉमन है, दोनों ही एंगल्स में ये क्यू आर आर्म और ये वर्टेक्स क्यू जो है वो कॉमन है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। समझ गए, ये वही वाले पड़ोसी हैं कि अगर ये वाला एंगल इधर वाली दीवार में हाथ मारेगा तो इधर वाले पड़ोसी को पूरा फील हो जाएगा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक दीवार कॉमन वाले पड़ोसी हैं, ये एक दीवार कॉमन है इन पड़ोसियों की, ठीक है। तो आपका एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लिखा हुआ है an a common vertex a common arm, मतलब एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो आपके पास क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एंड देयर नॉन कॉमन्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में नॉन कॉमन आर्म होती है। क्लियर हो गई बात यहां पर, ये सबको समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर भी एक टाइप होता है एडजेसेंट एंगल्स का, ठीक है। आपके ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, आपके ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बच्चों जो कि क्या करें, सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल्स हो, सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल्स हो, दूसरा वो इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स हो कि भैया देखो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे कि यहां पर तुम्हारे पास मैंने दो एंगल बनाए, एक पी क्यू आर और एक एस क्यू आर, यहां पर ये दो एंगल है हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों ही एंगल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही एंगल में एक साइड तुम्हें दिख रहा होगा क्यू आर कॉमन है, ठीक है, एक वर्टेक्स क्यू कॉमन है, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, ध्यान से सुनना, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनकी नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी होती है, अब देखो ये जो आर क्यू है ये दोनों एंगल्स में आ रही है, ये आर क्यू जो है वो पी क्यू आर में भी आ रही है और एस क्यू आर में भी आ रही है, तो ये जो क्यू आर है ये कॉमन आर्म है। लेकिन इसके अलावा जो आर्म्स बची, इसके अलावा जो आर्म्स बची वो क्या है, वो है आपकी नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है, जैसे कि एस क्यू और पी क्यू। तो जब दो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो बच्चों उन एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं, ठीक है। उन एडजेसेंट एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, लीनियर पेयर बोल देते हैं। क्या लिखा है, द नॉन कॉमन साइड ऑफ मेक्स a straight line and sum of the angles of measure is 180 डिग्री। मतलब कि दो एडजेसेंट एंगल्स की अगर आपकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना दे, ठीक है, तो उन्हें लीनियर पेयर बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर है
तो स्ट्रेट लाइंस पर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया आपका 180 डिग्री। तो यहां पर जो आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए कि कहीं पर भी अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में जो आपके सारे स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये चीज सबको पता है, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया सबको? चलो अब कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में एक कॉमन लाइन होती है उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, मतलब ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि इन दोनों लाइंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट है O, तो ये क्या हो गई, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जैसे कि ये दोनों। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक टर्म्स और जाना जाता है और वो है क्या, वो है पैरेलल लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इन्हें पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ठीक है, अभी तक तुम इन्हें पैरेलल लाइंस के नाम से जानते थे। अब ये जो पैरेलल लाइंस है इनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ थ्योरम सब तुम्हारे सामने आएंगी। सबसे पहली जो सबसे पहली वर्टिकल अपोजिट एंगल आई है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की एक थ्योरम आएगी। सबसे पहले ये वाली एक्सियम है। ठीक है, अब ये क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, ये क्या बोलती है भाई, ध्यान से सुनना। ये बोलती है कि, एक सेकंड दो मुझे, हाँ जी, तो सबसे पहले वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें बनते हैं हमारे पास चार एंगल, 1, 2, 3, 4। तो जब दो लाइंस हम मतलब जब आपकी दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती है तो वहां पर बनते हैं हमारे पास चार एंगल। ठीक है, अब जो ये चार एंगल होते हैं इसमें से आपका किसी एक एंगल को अगर मैं लूं, ठीक है, तो उसके जस्ट रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल होगा, जैसे कि अभी मेरे लिए मेरा रिफ्लेक्शन क्या है, तुम अगर फोन को ऐसे रखकर बैठे हो तो मेरे लिए मेरा रिफ्लेक्शन तुम हो। ठीक है, या मैं अगर खुद को एक शीशे के सामने खड़ा कर दूं तो शीशा हो गया, इस साइड में हो गया, शीशे के दूसरी तरफ मेरा रिफ्लेक्शन बन गया। ठीक है, वर्टिकली बिल्कुल अपोजिट साइड पर। तो सेम इसी तरीके से यहां पर होता है। अगर मैं उस पॉइंट को जहां पर आपका एंगल जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है उसे मिरर मान लूं, तो आपका ये हो गया एंगल 1, इसकी, और ये है मिरर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इस साइड, अपोजिट साइड में। तो ये हो गया इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया एंगल 3। सेम ऐसे ही एंगल 4 के लिए मिरर हो गया, ये एंगल 4 की इमेज कहां पर बनेगी, इस साइड, तो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया एंगल 2। ठीक है, अब यहां पर भी इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल देते हैं। 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑलरेडी बताया था तुम्हें मैंने, क्या होते हैं भाई, 180 डिग्री से आपके बड़े और आपका 360 डिग्री से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब मान लो तुम्हें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, मान लो आपको 120 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो 120 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 240 डिग्री। ठीक है, तो 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। तो किसी भी एंगल का अगर तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे, उसे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे किससे, अपना किससे 360 डिग्री में से। ठीक है, तो तुम्हारे पास उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। क्लियर आ गई, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर आता है लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ऑलरेडी समझा चुका हूं लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल्स जिनमें आपकी जो नॉन कॉमन साइड होती है, जिनमें आपके एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन साइड होती है। देखो क्योंकि यहां पर आपका एंगल BOC और एंगल AOC दोनों में क्या है, एक कॉमन साइड है OC और दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है O, तो यानी कि ये एडजेसेंट एंगल है। तो आपके ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी नॉन कॉमन साइड एक स्ट्रेट लाइन बनाए, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो इसकी नॉन कॉमन साइड जो है कौन कौन सी, AO और आपका OB, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यानी कि ये कैसे एंगल हो गए, ये लीनियर पेयर एंगल हो गए। ये कैसे एंगल हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गए। ठीक है, यही लिखा हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो आगे और बढ़ते हैं। अगला देखो, अब एक्सियम और थ्योरम्स की बारी आएगी। अब हमें एक एक करके सारी एक्सियम और थ्योरम्स को पढ़ना है और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, एक्सियम और थ्योरम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्सियम क्या थे, हमने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ आपके जो कि ऑलरेडी ट्रुथ माने जा चुके हैं, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और एक्सियम को थ्रू आउट मैथमेटिक्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्रूफ की जरूरत नहीं है और इन्हें थ्रू आउट मैथमेटिक्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में यूज होने वाले यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में यूज होने वाले यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और थ्योरम क्या होती है, आपकी एक्सियम और आपका पोस्टुलेट्स की हेल्प से प्रूवन स्टेटमेंट जो होता है, जिन्हें प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं थ्योरम्स। तो यही लिखा हुआ है, एन एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिक, हाउएवर इट कैन नॉट बी प्रूवन और डेमोन्स्ट्रेटेड बिकॉज इट इज सिंपली कंसीडर्ड एज सेल्फ एविडेंट। ठीक है, मतलब इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ एविडेंट मान ली जाती है। ठीक है, अब वहीं पर अगर थ्योरम की बात करें, अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड एंड हैज बीन प्रूव्ड। मतलब कि भैया इसकी सच्चाई जो है, इसका प्रूफ जो है वो किया गया है। ठीक है, और लॉजिकली स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है। ठीक है, ऐसे ही कहीं से भी उठाकर सच नहीं मान लिया गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो एक्सियम और थ्योरम में ये डिफरेंस है, क्योंकि अब हम कुछ एक्सियम पढ़ेंगे और कुछ थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली एक्सियम से। ठीक है, एक्सियम 6.1, ध्यान से सुनना। एक्सियम है तो प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं, बात ही खत्म हो जाती है प्रूविंग वाली। तो इफ a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। मतलब कि अगर देखो तुम्हारे पास कोई लाइन है, ठीक है, मान लो ये लाइन हो गई तुम्हारी PQ, और इस PQ लाइन पर कोई एक रे आती है और वो खड़ी हो जाती है। कोई एक रे आई और वो खड़ी हो गई लाइक दिस। ठीक है, मान लो ये हो गई आपकी RS रे खड़ी हो गई। ठीक है, तो अब जो तुम्हारे पास यहां दो एडजेसेंट एंगल्स बने, कौन कौन से, एक तो एंगल बन गया ये QRS और दूसरा एंगल बन गया ये तुम्हारा कौन सा PRS। ये दोनों एंगल बन गए, और दोनों ही एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि एक कॉमन साइड है RS और एक कॉमन वर्टेक्स है R। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल है। तो जब आपकी किसी एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, तो जो उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया देखो आपका लाइन पर बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है, या फिर लाइन पर बनने वाला जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहीं से ये चीज निकल कर आ गई कि इन दोनों जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल PRS प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब भैया इसे प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है एक्सियम।
और एक्सियम्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें सेल्फ एविडेंट ट्रुथ मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपके किसी एक रे पर अगर कोई, किसी एक लाइन पर अगर कोई रे खड़ी होती है तो उससे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पहली एक्सियम ये है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है अब? कह रहा है अब देखो यहीं पर वही चीज दोबारा से आ गई। क्या? पहली वाली रे आपका स्टेटमेंट का कोरोलरी, या फिर मैं बोलूं कि इसका जो अलग डिस्कशन है, और वो क्या है कि अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो, ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म होगी ना वो आपकी क्या फॉर्म करेंगी? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। ठीक है, मतलब इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास दो एंगल है, ठीक है, तुम्हारे पास दो एंगल है, सिंपल, एक एंगल है तुम्हारे, दोनों एडजेसेंट एंगल है, एक एंगल है तुम्हारा ए बी सी, ठीक है, और दूसरा एंगल है डी बी सी। दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं ये दोनों। कैसे? आपके दोनों में एक कॉमन साइड है बी सी और आपका एक कॉमन वर्टेक्स है बी। ठीक है, तो अगर तुम यहां पर प्रूव कर देते हो कि आपके इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है ना, जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है एडजेसेंट एंगल्स की, वो क्या बना रही होंगी? वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी। वो क्या बना रही होंगी? वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी। और खत्म क्वेश्चन, और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सियम नंबर 6.2। किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, अब इस पर बेस्ड बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इन पर बेस्ड। तो सीधा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन एंगल ए, इन द फिगर एंगल एओसी एंड बीओसी फॉर्म अ लीनियर पेयर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसने साफ साफ बोल दिया है कि एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो स्ट्रेट लाइन बना रही होगी। ठीक है, यानी कि आपका ए ओ और ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रही होगी। ठीक है, आप लिखोगे सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा भाई? अगर ये स्ट्रेट लाइन बना रही होगी तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो सम है ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स को वहां पर पुट करके 180 डिग्री के इक्वल रख के वैल्यू निकाल लो। आप इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे, मैं प्रॉपर वो समझा देता हूं पहले। एंगल AOC एंड एंगल BOC, मैं एक दो क्वेश्चन ही लिखवाऊंगा पूरे पूरे, बाकी के हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। सो आर्म, सो नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड, सो देयर, मैं लिख देता हूं पूरा ही, सो देयर नॉन कॉमन साइड फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी भाई? AOB, AOB। सो क्या हो जाएगा भाई आपका? अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर कोई रे आपकी स्टैंड करती है, आपके पास क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो बाय, कौन सी एक्सियम थी ये? एक्सियम 6.1। आप क्या लिखोगे? आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOC विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां पर वैल्यू रखो, AOC की वैल्यू है 4x, BOC की वैल्यू है 2x। ठीक है, अपने पास कितना आ गया? 180 डिग्री के इक्वल।
अपने पास क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 6। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये सॉल्व करने पर हो जाएगा ये 6 3 जा 18 तो 30 डिग्री। ये लो भाई, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। सिंपल इजी सा क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट जो बेसिक हमारे जो अभी हमने एग्जाम पढ़ी है वो यूज करी है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर x इज ग्रेटर देन y बाय 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये कह रहा है कि x जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x जो है वो y से कितना बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y बाय 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो x जो है वो y से कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, 1/3 ऑफ ए राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका y प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, पी आर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बाय एक्सियम 6.1 आप सीधा सीधा लिखोगे x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू कितना, आपका 180 डिग्री। x की वैल्यू है आपके पास y प्लस 30, तो y प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, 30 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y प्लस वाई हो गया 2y। ठीक है, 180 डिग्रीज माइनस 30, तो अपने पास कितना आ गया, 2y इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास कितना, 150 डिग्री। 150 डिग्री, इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू आ गई कितनी, 150 डिग्री अपॉन में 2, तो इसे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। सिंपल। ठीक है, अब y की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू है y प्लस 30 डिग्री के, यानी कि 75 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री के, तो ये कितना हो गया, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 105 डिग्रीज। और अब आप देख सकते हो कि x क्या है, x आपका y से 1/3 ऑफ ए राइट एंगल एक्स्ट्रा है। 1/3 ऑफ ए राइट एंगल यानी कि 30 डिग्री कितना है, एक्स्ट्रा है। y की वैल्यू है 75 डिग्रीज और x की वैल्यू है 105 डिग्रीज। तो x जो है वो आपका y से 30 डिग्रीज एक्स्ट्रा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा तो बताओ। क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ भाई। चलें आगे, चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन द फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल POR एंड QOS का जो सम है, कौन सा, POR और QOS का जो सम है, QOS वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 110 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एंगल ROS। ठीक है, तो अब हमें तो पता है कि भैया स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, ठीक है, ये टोटल आपका हो गया 180 डिग्री। ये टोटल हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। आपका एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOQ, तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एंगल POR प्लस एंगल SOQ या QOS, इसकी वैल्यू कितनी है। POR को साथ में लिख लो, ठीक है, एंगल SOQ या QOS को साथ में लिख लो, दोनों एक ही बात है। इसे QOS की जगह पर, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, SOQ की जगह पर QOS ही लिखता हूं। QOS और SOQ एक ही बात है, एक ही एंगल है वो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, पी ओ आर प्लस क्यू ओ एस की वैल्यू तुम्हें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना है। पी ओ आर प्लस क्यू ओ एस है 110 डिग्री, प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 110 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ गया 70 डिग्री। ठीक है, एंगल आर ओ एस आ गया 70 डिग्री, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको ये, किसी को कोई डाउट यहां पर, आगे बढ़ा जाए अब। चलो जी, देखो भाई अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज 70 डिग्री। ठीक है, पी ओ क्यू इज 70 डिग्री, और देखो और क्या कह रहा है, एंड रे ओ बी बाइसेक्ट एंगल ए ओ क्यू, जो ओ बी है वो बाइसेक्ट कर रही है ए ओ क्यू को। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के इक्वल है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। फाइंड एंगल बी ओ पी, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी निकालो, उसका रिफ्लेक्स निकालना तुम्हें पता है 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और बी ओ पी निकालने के लिए बी ओ क्यू प्लस क्यू ओ पी निकालना पड़ेगा। क्यू ओ पी तुम्हें पता है कितना है, 70 डिग्री है। सॉरी, अब इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बस जो जो चीजें हमें दी है उन्हें लिखते हुए चलो। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, हमें पता है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू है 70 डिग्री के। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू 70 डिग्री है, और आगे अगर मैं देखूं तो हमें पता है क्या कि ओ बी जो है वो बाइसेक्टर है, ओ बी बाइसेक्ट एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू। सो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है इसके, यानी कि आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू होगा एंगल बी ओ क्यू के। ठीक है, और इसे एज्यूम कर लेते हैं हम x के इक्वल। लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू x। सिंपल। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हमें पता है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब AOB और BOQ की वैल्यू कितनी है, x, तो x प्लस POQ की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x प्लस x हो गया 2x, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो गया आपका 110 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 110 डिग्रीज। ठीक है, सिंपल, 2x इज इक्वल्स टू आ गया 110 डिग्रीज। तो अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिग्रीज अपॉन 2, यानी कि आपका 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, x की वैल्यू आ गई 55 डिग्रीज, यानी कि आपका एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सॉरी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू था x, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 55 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ क्यू था x। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, बी ओ पी चाहिए। एंगल बी ओ पी क्या क्या होगा, एंगल बी ओ पी हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, दोनों को ऐड कर दो, एंगल बी ओ पी आ जाएगा। नाउ
एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। कितना होगा भाई? ये हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो 55 डिग्रीज, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल बी ओ पी हो गया आपका 125 डिग्रीज। कितना आ गया भाई? 125 डिग्रीज। ठीक है, और अब और क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है वो। तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस एंगल एओबी की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी? एंगल एओबी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 55 डिग्रीज। तो हमारे पास आ गया 360 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज। तो हमारे पास आ गई वैल्यू कितनी? आपकी कितनी वैल्यू निकल कर आ गई? ये हो गई आपकी 305 डिग्रीज, यानी कि 305 डिग्रीज। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं सबको समझ में आ गए? समझ में आ गया है सबको? जल्दी से बताओ। क्लियर है? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और सीधा हम चलते हैं। अब देखो हमारे पास आती है ट्रांसवर्सल लाइंस और पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस, बट उससे पहले हमारे पास आती है हमारी थ्योरम नंबर। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, 5x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। ठीक है, यहां से सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा 5x और 4x 9x प्लस 3x कितना हो गया? 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 12। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 6 2 जा 12, 6 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 15 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। x की वैल्यू 15 आ गई। द वैल्यू ऑफ एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर, एस ओ आर 4x, यानी कि 4 इंटू 15 डिग्रीज कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। ठीक है, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारे पास थ्योरम नंबर 1। ठीक है, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम। ठीक है, जो कि है किसकी थ्योरम? आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम, जो कि बोलती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि अगर आपकी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल होगा ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू होगा किसके? एंगल बी ओ सी के, और आपका एंगल ए ओ सी जो है वो इक्वल होगा किसके? इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल बी ओ डी के। सिंपल सा ऐसा है। ठीक है, अब अगर इसे प्रूफ भी करना है तो 1 मिनट लगेगा, प्रूफ कर देते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो सारी चीजें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। पहले तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो सब कुछ ही हम एज्यूम करके चलेंगे। क्या कि लेट एज्यूम ए बी एंड सी डी, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, तो देखो अब यहां पर सिंपल क्या होगा हमारे पास? हम बोलेंगे लेट टू लाइंस AB and CD intersect each other.
ईच अदर एट ओ। ठीक है, अब यहां पर इससे पहले तुम टू प्रूव और सारी चीजें लिख लोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, यहां पर तुम लिखोगे सो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि हमारा एंगल AOD इज इक्वल्स टू है एंगल BOC के। ठीक है, और एंगल AOC इज इक्वल्स टू है एंगल BOD के। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से एक को प्रूव करके दिखाऊंगा, दूसरा वाला सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूफिंग। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, देखो भाई, हमें एंगल AOD और एंगल BOC लेना है। ठीक है, एंगल AOD और एंगल BOC लेना है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम ये वाली लाइन लेंगे जिसमें एंगल AOD आ रहा है। ठीक है, और हम बोलेंगे क्या, CD is a straight line and OA is standing on it. So by axiom 6.1 क्या होगा, आपके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाएगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। यानी कि आपका एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेम चीज आप कहां पर करोगे, यही सेम चीज अब आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपको चाहिए एंगल AOD तो आ गया, अब आपको चाहिए एंगल BOC, तो आप ये वाली साइड ले लोगे। आप बोलोगे कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC इज स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, आप बोलोगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC इज स्टैंडिंग ऑन इट। सो क्या होगा भाई, अब फिर से वही चीज कि जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपने पास कितना आ गया, अपने पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर हम देखें तो एंगल AOD एंगल AOC 180 डिग्री के इक्वल, एंगल AOC एंगल BOC 180 डिग्री के इक्वल। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जब आपकी कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हो तो वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है, एंगल AOC को उठाकर इधर ले आएंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC, प्लस का एंगल AOC इधर आकर माइनस का एंगल AOC हो गया, इज इक्वल्स टू एंगल BOC। हाँ जी, एंगल AOC माइनस एंगल AOC हो गया 0, बचा कितना आपके पास बचा एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। आपको यही प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल ले आए आप, खत्म हो गया किस्सा। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC आ गया, खत्म किस्सा। अब सेम चीज आप एंगल AOC और एंगल BOD के लिए भी कर सकते हो। कैसे, मैं समझा देता हूं। ठीक है, आप बोलोगे भैया देखो क्या, कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड OC इज अ रे स्टैंडिंग अपॉन इट। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, इक्वेशन नंबर 2, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये रही। ठीक है, अब दूसरी वाली में आपको चाहिए एंगल BOD, तो आप बोलोगे क्या, कि भैया देखो BC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड OB इज अ रे स्टैंडिंग अपॉन इट।
ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से तुम्हारे पास क्या आएगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC एंड एंगल BOD प्लस एंगल BOC आपस में इक्वल हो जाएंगे। BOC दूसरी तरफ जाएगा, BOC से BOC माइनस हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD आ जाएगा। दूसरी वाली भी प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 1 जो कि बोलती है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड भी, थ्योरम पर आ जाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB and CD are two straight line intersecting at O if angle BOC is 180 degree find all the other angles। तो देखो भाई, आपको बोल रहा है कि ये आपको दिया हुआ है BOC 110 डिग्री और बोल रहा है AB and CD are straight line। तो सीधी सी बात है, देखो भैया, अगर आपकी CD एक स्ट्रेट लाइन है तो इस एक स्ट्रेट लाइन पर आपकी एक रे स्टैंड कर रही है, कौन सी, BO। तो स्ट्रेट लाइन पर जब एक रे स्टैंड करती है तो वो आपके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं अब यहां पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज क्वेश्चन को कर रहा हूं, तो अब तुम अपने आप लिखोगे, आप लिखोगे क्या, CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड BO इज अ रे स्टैंडिंग अपॉन इट, सो वी कैन से एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, BOD प्लस BOC की वैल्यू कितनी है, BOC की वैल्यू है, सॉरी ये होगा 180 डिग्रीज। एंगल BOC की वैल्यू है 110 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री इधर जाएगा, एंगल BOD इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज। तो अपने पास क्या आ गया, यहां पर इसका रीजन लिख देना, ये कहां से आया हमारे पास, एक्सियम 6.1 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल BOD की वैल्यू आ गई अपनी 70 डिग्रीज। ठीक है, 70 डिग्रीज। अब देखो आपका एंगल AOD जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के। क्यों, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू होगा एंगल BOC के। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एंगल BOC की वैल्यू है 110 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 110 डिग्री। कहां से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और दूसरा आपका एंगल AOC जो है वो इक्वल होगा एंगल BOD के। क्यों भैया, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOC जो है वो इक्वल होगा एंगल BOD के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यही तो तुम्हें निकालना था, एक एंगल दिया था, बाकी के तीनों एंगल पूछे थे, हमने निकाल दिए। BOC दिया हुआ था, BOD की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, AOD की वैल्यू आ गई 110 डिग्री और AOC की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, टाटा गुड बाय, गया हो गया। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें। ठीक है, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस w प्लस z देन प्रूव एंगल AOB इज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि किसी एडजेसेंट एंगल्स का जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। तभी तो आपकी एक्सियम नंबर 6.2 लगाकर तुम बोल सकते हो कि भैया आपका क्या एक्सियम 6.2 क्या बोलती है कि भैया अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो उनकी नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, तो देखो भाई, अब तुम्हें पता है कि किसी पॉइंट पर, ये चीज याद रखना कि किसी पॉइंट पर बनने वाले एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि आपका x प्लस वाई प्लस कौन सा w प्लस z ये होगा 360 डिग्री। सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री अगर किसी पॉइंट्स के अराउंड बन रहे हैं, किसी पॉइंट के अराउंड बन रहे हैं तो। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो यहां पर w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई रख दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, प्रूव हो गया।
प्रूव हो गया कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं आपके एक्स एंड वाई, इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बाय एक्सियम 6.2, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, खत्म किस्सा। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। अब देखो इसके बाद आते हैं आपके पास पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे की कहानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। तुम लोग जानते हो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो कि एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी लाइंस जिनके बीच का भैया आपका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, या फिर मैं बोलूं कि जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, तो देखो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन होती है आपकी एक ऐसी लाइन, आपकी एक ऐसी लाइन जो कि दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, जो कि दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जैसे कि यहां पर ये पैरेलल लाइंस है आपकी दोनों, ठीक है, और ये एक कॉमन लाइन है जो कि दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहां पर ये मान लो इसे पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है और इसे पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपकी लिखा हुआ भी है a line which intersect two or more given line at distinct points is a transversal line। ठीक है, मतलब कि जब दो और दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, या जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास बनते हैं क्या डिफरेंट तरीके के एंगल। जैसे कि ये दो लाइंस है, इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पास टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बना, दो एंगल ये बना, दूसरा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, फिर सेम ऐसे ही पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा और आठवां ये रहा। तो टोटल 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, टोटल 8 एंगल बनते हैं। अब ये जो एंगल है ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल है। ठीक है, ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल है, और इन्हें बोलते क्या है ये एक बार समझ लो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर फिर तुम्हारी आगे थ्योरम है और उन्हीं से ही तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखो जिन दो पॉइंट्स पर तुम्हारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जिन दो पॉइंट्स पर तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर उनमें से तुम एक पॉइंट को उठाकर दूसरे पॉइंट के ऊपर रख दो, उनमें से तुम एक पॉइंट को उठाकर दूसरे पॉइंट के ऊपर रख दो, तो जो एंगल जिस एंगल के ऊपर आएगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो तुम इस पॉइंट को उठाकर इसके ऊपर रखते हो, तो एंगल 1 के ऊपर कौन सा एंगल आएगा भाई, जैसे कि मान लो मेरा ये हाथ है, ऐसे समझो मेरा ये हाथ है, मैंने इस हाथ के ऊपर ये वाला हाथ रखा, तो इसमें कौन सी चीज किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो जिसके ऊपर आ रही है। जैसे ये जो थंब है ये इस थंब के ऊपर आ रहा है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ये जो फिंगर है ये इसके ऊपर आ रही है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, ये फिंगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, या फिर ये जो सबसे छोटी वाली फिंगर है ये इस फिंगर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहां से जब तुम इस पॉइंट को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो जो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आएगा वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंगल 1 के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, एंगल 1 के ऊपर कौन सा एंगल आएगा, एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, एंगल 2 के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा भैया, एंगल 2 के ऊपर आएगा एंगल Z, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। एंगल 8 के ऊपर क्या आएगा, एंगल 4, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। और एंगल 7 के ऊपर क्या आएगा भाई, एंगल 7 के ऊपर आएगा एंगल 3, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। तो ये है तुम्हारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो लिखा हुआ है वो तुम पढ़ सकते हो कंटिन्यूअस। ठीक है, बट सिंपल डेफिनेशन आपकी ये है। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आते हैं तुम्हारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तुम ऐसे समझो, यहां पर Z बनाकर जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, या दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो Z बनता है, ठीक है, ये एंगल होते हैं तुम्हारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, Z बोले तो मतलब ऐसे, तो इस वाले एंगल का जो अल्टरनेट इंटीरियर होगा वो ये होगा Z बनाकर चलो। ठीक है, क्या Z बनाकर चलो, इस वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको सबसे पहले इंटीरियर एंगल भी मैं समझा देता हूं। देखो, जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अंदर की तरफ एंगल आते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ एंगल आते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पर 1 2 8 7 बाहर की तरफ है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, 4 3 5 6 ये अंदर की तरफ है तो ये इंटीरियर एंगल है। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इंटीरियर एंगल्स में से ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 के लिए देखो,
तो सबसे पहले किसके लिए देखो भाई, 4 के लिए। तो 4 के z में क्या आएगा, अगर मैं 4 से होते हुए एक z बना रहा हूं तो वो क्या आएगा, 4 के z में क्या आएगा, 6 आएगा। या मैं बोलूं कि 4 की क्रॉसिंग में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 6। ठीक है, ऐसे ही 3 से होते हुए अगर मैं एक z बनाऊं तो वो कैसा बनेगा भाई, वो ऐसा बनेगा। तो जो ये 3 है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, या फिर मैं बोलूं कि 3 के क्रॉसिंग में कौन सा एंगल है, 5। तो तुम देख सकते हो, चाहे तो क्रॉसिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा लो या जेड वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, दोनों से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो देखो 8 इसकी क्रॉसिंग में कौन है, 2, तो ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 7 इसकी क्रॉसिंग में कौन है, 1, तो ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, डेफिनेशन तुम यहां से पढ़ सकते हो, समझाने का काम मेरा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, अब ये तुम लोगों के सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, ये जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये सारी सिलेबस एक्सियम और थ्योरम्स तुम लोगों के सिलेबस से हटा दी गई हैं। सबसे पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये लेकिन यूज होंगी। सबसे पहली एक्सियम क्या है कि अगर आपकी दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो आपके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 8, तो ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये जो 1 है, 1 के इक्वल आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 के इक्वल आपका कौन सा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, 3 के इक्वल आपका 7 है और 4 के इक्वल आपका 8 है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सियम नंबर 6.4 जो कि इसका उल्टा है, कॉन्वर्स है। ठीक है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भैया देखो, अगर आपकी कोई भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि आप प्रूव कर दो कि कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर भी अगर इक्वल है तो वो दोनों लाइंस आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। सिंपल सी चीज है। ठीक है, मतलब मान लो आपकी दो लाइंस है, कोई भी आपको नहीं पता ये पैरेलल है या नहीं, बस आपको ये पता है कि ये दो लाइंस है और इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो अगर तुमने प्रूव कर दिया कि इनके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर भी अगर तुमने इक्वल प्रूव कर दिया तो तुम बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलो कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगली थ्योरम, अब देखो इन सबका प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। ये थ्योरम क्या है तुम्हारी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कि भैया देखो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड में बनने वाले एंगल, तो यानी कि ये वाले जो दोनों एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा आपका, इसके जेड में कौन सा एंगल बनेगा भाई, इसके जेड में ये वाला एंगल बनेगा, ये रहा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. Simple. ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, ये उसका कॉन्वर्स है पिछली वाली का। क्या कि अगर आपकी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि आप प्रूव कर दो कि भैया देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई एक पेयर भी इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों लाइन होंगी ये आपस में कैसी होंगी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। बात खत्म। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आती है अगली थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं तुम्हारे वो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल होते हैं। मतलब कि मान लो आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक साइड के जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से आपके, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें एक साइड के जो इंटीरियर एंगल है, जैसे कि ये दोनों, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, ये दोनों कैसे हैं, एक साइड के इंटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल के लिए मैं बोलूं तो यू समझ लो, यू, दो एक साइड के इंटीरियर एंगल जो यू बनाकर आएंगे,
एक साइड के इंटीरियर एंगल जो है, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, मान लो ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 4 आपके एक साइड के एंगल है, तो यानी कि पैरेलल लाइंस के अगर एक साइड के, पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक साइड के इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि को इंटीरियर एंगल होंगे, वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होगा। सेम इस साइड भी, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये यू बनाएंगे तो यहां पर 2 और 3 आ जाएगा, तो एंगल 2 और 3 को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, और अगली थ्योरम इसका क्या है, अगली थ्योरम इसका है कॉन्वर्स, जो कि क्या बोलती है कि भैया अगर तुमने किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन के केस में यह प्रूव कर दिया कि इसकी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड का कोई भी एक पेयर जो है एंगल्स का, को इंटीरियर पेयर का कोई भी एक एंगल जो है आपका, एक पेयर जो है उनका सम 180 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब ये दोनों, ये सारी जो तुम्हारी थ्योरम्स है ये तुम लोगों के सिलेबस से गायब है, उड़ा रखी हैं। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में आती है सीधा ये थ्योरम, क्या कि अगर भैया आपकी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हारा L जो है वो M के पैरेलल है और N जो है वो भी M के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि आपकी दो लाइंस जो हैं वो किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, L भी M के पैरेलल है, N भी M के पैरेलल है, तो उस केस में आपकी ये जो दोनों लाइन जो कि एक ही लाइन के पैरेलल है, ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो इसकी प्रूविंग आती नहीं है एग्जाम में, तो मैं प्रूविंग कराऊंगा भी नहीं। मैंने जो अभी तुम्हें सारी थ्योरम्स बताई हैं, इन पर बेस्ड डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है the two interior angle on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio of 4:5, then the greater of the two angles। मतलब कि देखो इनने बोला कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनकी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और इसके एक साइड के जो एंगल्स का क्या है, रेशियो है, एक साइड के एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। एक साइड के एंगल एज्यूम कर लो x और y है। ठीक है, पहले ही बोला है दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल है, और दोनों की दोनों जब पैरेलल लाइंस है तो क्यों घबरा रहे हो भाई, तुम्हें पता है पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि x रेशियो y तुम्हें दे रखा है 4:5। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना होगा, मैंने पहले ही बोला था जब भी रेशियो को कन्वर्ट करेंगे वैल्यू में तो क्या होगा, वहां पर एक अपनी तरफ से वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इतना। ठीक है, और ये तुम्हारे पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल है, यानी कि को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, अभी थ्योरम में पढ़ा था हमने, कितना होगा 4k + 5k = 180 डिग्री, यानी कि आपके पास आ गया 9k = 180 डिग्री। तो अपने पास आ गया 9 2 जा 18, k की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। k की वैल्यू 20 डिग्री है, 4k कितना हो जाएगा, 4 × 20 बोले तो 80 डिग्री, और 5 × 20 यानी कि आपका 100 डिग्री। तो आपसे बोला है देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 100 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा तो बताओ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ एंगल NEF is a transversal if angle 1 is equals to 70 डिग्री, एंगल 1 दे रखा है 70 डिग्री, कह रहा है फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स। ठीक है, अब मैं इसे उधर पेपर पे सॉल्व भी नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें पता है AB क्या है, AB स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री, सिंपल। ठीक है, अब आगे देखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये 70 डिग्री है, ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा, ये 110 डिग्री है, ये वाला 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइंस को क्या करती हैं, आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इसके इक्वल ये वाला एंगल 70 डिग्री और इसके इक्वल ये वाला एंगल 110 डिग्री।
उसके अलावा फिर से वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो 110, ये और ये इक्वल हो जाएंगे तो 70 डिग्री। ये लो भाई, पूरा क्वेश्चन डायग्राम पे सॉल्व कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है कर सकते हो तुम इसे आराम से, पूरा समझा दिया आराम से। अब एक बार खुद से करना है, इसे प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है हमसे। ये कहता है शो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ई एफ को आगे एक्सटेंड करेंगे और ये हमसे कह रहा है कि शो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारी दो लाइंस है ए बी और सी डी, ठीक है। इनकी जो ये वाले एंगल है ये है 66 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री और 36 डिग्री, ऐड करोगे कितना हो गया 66 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल्स का सम कितना, दोनों एंगल कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर दो लाइंस को बाइसेक्ट करने, दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देख लो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या होती है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी पैरेलल हो गया किसके, ए बी पैरेलल हो गया तुम्हारा किसके, ए बी पैरेलल टू किसके आ गया भाई, ए बी पैरेलल टू आ गया तुम्हारा सी डी के, ठीक है। ए बी पैरेलल टू आ गया सी डी के। अब इसके अलावा और आगे देखो, अब हमें क्या करना है, हमें अब बस हम क्या ये सी डी को पैरेलल प्रूव कर दें किसके, आपका ई एफ के, तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं सी डी को ई एफ के पैरेलल प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो जरा, ई एफ और सी डी क्या है, ई एफ और सी डी क्या है, दोनों की दोनों लाइंस है जिनकी ईसी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल्स का सम कितना आ रहा है 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि भैया जब आपकी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि उनके एक साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों लाइन आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी कि आपका ई एफ जो है वो भी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। अब जब दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होती हैं। सो क्या आ गया आपके पास, ए बी भी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू आ गया ई एफ और ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, हैंस प्रूव्ड। किसी को कोई दिक्कत दुख दर्द पीड़ा तो मुझे बताओ, क्लियर है सबको। चलो जी, अब आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। इस क्लास में तुम्हें और भी काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में मैंने सारी थ्योरम्स और सारी एक्सियम्स जो हैं जो कि तुम्हारे काम की हैं और जो तुम्हारे काम की नहीं है वो हटा देना, ठीक है। मैंने एक पेज पर लिखकर छोड़ दी हैं जिनकी प्रैक्टिस तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खुद से करके देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें पहले ही बोल रखा है क्या, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बी ई एफ दे रखा है 55 डिग्री। तो देखो यार, क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई गड़बड़ है, तुम्हें पता है कि ये पैरेलल है इसके और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसफर पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। ये ई एफ है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के जो एक साइड के क्या होते हैं, पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल के एक साइड के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 55 डिग्री और y 55 डिग्री प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 55 डिग्री, कितना आ गया 180 माइनस 55 डिग्री 125 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू 125, x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 125, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। z की वैल्यू भी ऐसी निकल जाएगी। देखो भैया ये पूरा एंगल क्या है, तुम्हें पता है AE जो है वो क्या है, वो AB पर क्या है, AE जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है, यानी कि AB जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि जब दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल होती है तो वो आपस में ही पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी कि 90 डिग्री प्लस एंगल Z प्लस एंगल 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 55 कितना हो जाएगा 145, 145 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 180 डिग्री माइनस 145 कितना हो गया 35 डिग्री। क्वेश्चन खत्म।
अब बताओ मुझे, z की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो तुम्हें बस थ्योरम्स याद होनी चाहिए, जो थ्योरम्स की तुमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, वो याद होनी चाहिए। अब तुम्हारा अगला काम जो होगा वो यही होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा थ्योरम्स की प्रैक्टिस करो और उन प्रैक्टिस से बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि तुम डायग्राम को देखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। मैं मिलता हूं तुमसे तुम्हारे सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।